नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एक युवक के साथ खून की होली खेली गई। घटना तुर्की यूपी क्षेत्र के बड़ा सुमेरा गांव की है, जहां अपराधियों ने 26 वर्षीय रंजन कुमार की हत्या कर बॉडी को सुमेरा चौक के पास फेंक दिया। सुबह जब लोगों की नजर पड़ी तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते तुर्की ओपी अध्यक्ष रवि प्रकाश दलवल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। डॉग स्काउट की टीम भी बुलाई गई। हत्या के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। मृतक के भाई ने कहा कि पहले से एक जमीनी विवाद चल रहा था। कई बार परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे भी किए गए। आए दिन गाली गलौज की जाती है। इस घटना में वे लोग ही शामिल हैं। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, ये खाना उना खा कर सो गया है। सोने के बाद प्रत्येक दिन जैसे सोता अपने समय से खा करके सो गया है। भोरवा में हमारे दूरा पर इसकी मम्मी हमारी भावो खाना थी। हम बीने हो रहा था भोरवा, तो हम आए इधर। घर है पुराना घर है, हम अलग रहते हैं, अलग घर बना के। तो इसकी मम्मी हमसे कहे कि कोनो के मार के बिक गए है चौक पर, है ना। तो हम आए यहाँ देखने, तो हम देखे कि तो हमरे भाई है। फिर घरे का बिछौना उछौना टोए कि न है, तो ये हमारे भाई है। अब बताइए, हमको किसी से न कुछ लेना है न देना है, न हम लोगों के परिवार का न कोई से मतलब रहता है। हम लोग अपना जीवन जीने वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं। आपसी रंजिश भी था किसी से? हाँ, जमीनी विवाद है जो मेरा ही सब लिए हुआ है, हम किसी का नहीं लिए हुए। उसमें कोर्ट में मुकदमा है, मुकदमा फैसला हो चुका है। उसके बाद में फर्जी मुकदमा हम पर बलात्कार टाइप का कर दिया, जिसका परसों हमने बेलो कराया। ये भी भाई का नाम दिए हुआ था, है ना। उन लोगों जो बलात्कार केस में आपका नाम दिया था? बगल के पड़ोस के दक्षिण के है। और जमीनी मुकदमा टाइटल सूट 157 जो है कि चला, जिसका 2018 अप्रैल में फैसला हो चुका है। अपील में उगेल है, जो ये 7 तारीख को हो सकता है कि उसका ऑर्डर पास हो जाएगा। अपील का भी फैसला आने वाला है। और जबरदस्ती हमको हमेशा क्या लगता है, किसी पर कोई शक शुबा है क्या? हमेशा वो लोग गाड़ी उड़ी बकते रहता है, धमकी नुमा परेशान कर करके रखे हुआ है। कौन ऐसा करता है, उसका नाम क्या है? जो हमारे सिविल मुकदमा में जमीनी विवाद में है वही लोग है, दूसरा कोई नहीं। हमारे साथ टर्चअप किया। गांव के कोई पंच के हम कोई दोष नहीं देंगे। जो हमको टर्चअप किया है जमीनी विवाद से, हमारे पुरानका घर से लेकर के मृतक का नाम क्या था? सब जगह तक के वही लोग हैं। अच्छे करीब में कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल सूचना पर पहुंचे तो शव की शिनाख्त की गई। शिनाख्त के क्रम में पता चला कि जहां घटना स्थल है उससे 200-250 मीटर की दूरी पर एक रंजन साहब, पिता स्वर्गीय नागेश्वर साहब। मृतक का उम्र करीब 30 साल के करीब में है और वो बैचलर था। हम लोग इसको डॉग स्क्वाड को भी बुलाए हैं। बड़े पदाधिकारी के आदेश से हम लोग की स्पेशल टीम को भी बुला के जाँच उच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जमीनी विवाद भी हो सकता है या प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। हम लोग दोनों बिंदु पर मानवीय और तकनीकी दोनों सहायता लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तुरंत इस पर हम लोग इसका। मुजफ्फरपुर में ठंड के बीच आग का मंजर देखने को मिला। अलाव की छोटी चिंगारी ने 4 घर को पूरी तरह राख कर दिया। अगलगी की इस घटना में 2 मवेशी भी जल गए और 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना औराई थाना क्षेत्र के पाकर चौक के पास की है। काफी प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि सुबह 4 बजे के करीब अचानक आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी भयावह थी कि नजदीक जाना भी मुश्किल था। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि बेटी की शादी के लिए रखे जेवरात सहित सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। कि कैसे लगा है, हाँ हम केकरा नाम बताबे, हम देखबे नहीं किए हैं कि कैसे लगा है न लगा है, सो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसमें दाना था, अन्न था, चौकी था, बिस्तारा सब था, माल जाल था, ये सब जर गया। हाँ, सब जर करके राख हो गया। जी, कब आग लगी थी? मैंने धरिए ना 4 बजे के अंदर में लगा है। अंदर भी कोई लोग थे इसमें? अंदर से माने माल था ना, रात नहीं कोई सोआ इसमें,
आज माल खा था तो आग लगा है तो दूगो के रस्सी जा रहा है तो भाग करके आया तो वो सब मरने वाला है। आज दूगो समाप्त हो गया उसी में। हाँ, और कुछ नहीं है उसमें, माने कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। कैसे आग बुझा? आग बुझाया माने सरकारी गाड़ी आया है, हाँ, और अपना पाइप से माने से बुताए हैं। सरकारी गाड़ी भी आया 3 बेर, हाँ, तब जा कर के आग से बुता है। इतना घटे हुए कि हमको सूचना करीब 3:58 में मिली कि आग लगे हुए है पाकड़ चौक पर। तो हम सूचना पाकर आए तो देखे कि आग विकराल थी, तो तत्काल यह गाड़ी चालू करके अपना आग बुझाने का कार्रवाई किए और 3-4 बार गाड़ी को लाना पड़ा, ट्रिप करते हुए आग को बुझाया गया। आग बहुत भयानक विकराल थी। क्या क्या चीज़ जला है? इसमें 4 घर जला हुआ है, 2 बकरी मरे हुई है और जो सर सामान है, एक आदमी का शादी का, बेटी का शादी का सामान था, वो भी जल गया है। क्या लग रहा है कितना अनुमानित नुकसान हुआ होगा? अनुमानित नुकसान लगभग 3 लाख। 4 महीने पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब दोनों का रिश्ता गहरा हो गया, तब माशूका शादी का दबाव बनाने लगी और गुमनाम रिश्ते को नाम देने का फैसला कर लिया। लेकिन आशिक शादी के लिए आनाकानी करने लगा, तब माशूका को धोखे का एहसास हुआ तो धोखेबाज दीवाने के दरवाजे पर जाकर धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि हमारा जीना मरना तुम्हारे साथ। क्या है दर्द इश्क, इसे हमारे सहयोगी आमिर की रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के रहने वाले गोविंद कुमार की मुलाकात वहीं की रहने वाली चंदा कुमारी से हो गई। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों सिकंदरपुर इलाके में रूम लेकर पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 4 महीना रिलेशनशिप में रहने के बाद एक बार चंदा प्रेग्नेंट भी हो गई, जिसको गोविंद ने गर्भपात करवा दिया। समय के साथ साथ गोविंद का प्यार में मिजाज बदल गया और वे चंदा से दूरी बनाने लग गया। इस दौरान चंदा ने इस गुमनाम रिश्ते को नाम देने का दबाव गोविंद से बनाने लगी, लेकिन शादी का नाम सुनते ही गोविंद आनाकानी करने लगा। चंदा को जब इस धोखे का एहसास हुआ तो वह अपने प्रेमी के दरवाजे पर जाकर धरना पर बैठ गई और जीने मरने की बात कही। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद चंदा थाना पहुंचकर अपने प्रेमी गोविंद के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दिया। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस एक्टिव हुई और प्रेमी को घर से ही उठा लिया। थाने लाकर गोविंद से पुलिस ने पूछा कि शादी कर लो या फिर जेल चले जाओ। इतना सुनते ही गोविंद का सांस फूलने लगा और वह शादी करने के लिए हामी भर दी। सिकंदरपुर ओपी पुलिस के मौजूदगी में दोनों का शहर के प्रसिद्ध गरीब स्थान मंदिर में शादी करवाई गई। गोविंद ने चंदा की मांग में सिंदूर भरकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इस शादी के साक्षी पुलिस वाले ही बने। हालांकि शादी से गोविंद खुश नहीं है। 4 महीना लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद एक बार फिर से 2 प्रेमी जोड़े एक होने जा रहे हैं और गरीब स्थान मंदिर में पुलिस की पहल से दोनों की शादी हुई है। लेकिन इस शादी से लड़का खुश नहीं है, वहीं लड़की काफ़ी खुश है और दोनों की शादी आज हो चुकी है। हम बात करेंगे कैसे दोनों की मुलाकात हुई थी, कैसे दोनों मिले थे, उनसे हम जानेंगे। कैसे मिले थे गोविंद से आप? काम के लिए मिले थे। अच्छा। फिर बात करने लग गए, फिर साथ में रहने लग गए। मतलब वो बोला कि प्यार करते हैं, हम भी एक दूसरे से मतलब होता है ना, प्यार करने लगता है तो साथ में रहने, इसी वजह से साथ में रहने लग गए। और जब बच्चे 1 महीना पहले बाबू था मेरे पेट में, तो मतलब दवाई खिला दिया और उसके बाद से बोल रहा है कि अब हम जा रहे हैं काम करने। पैसा का मजबूरी बता के मतलब साथ छोड़ने का, भागने का प्लानिंग बना रहा था। तो इसीलिए हमको कल हम लॉयर से बात किए, तब वही मतलब सोचे थे कि घर में ही समझ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो घर में नहीं माना तो थाना पे सब अंकल लोग भेज दिए हैं। थाना पे जाके क्या बोली हैं? जो सब यहाँ बता रहे हैं वही। इनसे जान पहचान काम के दौरान मतलब मिलने के दौरान हो गए थे? हाँ। मतलब किसी से भी मिलता है उसी के बाद ना बातचीत बढ़ता है। तो कहाँ रहती थी आप लोग साथ में? जो बालूघाट में रूम लेकर? हाँ। लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी जो आदमी? हाँ, आंटी को बोला था कि शादी कर रखे करेंगे। अचानक कहाँ इनकार कर?
लड़की सब के चक्कर में रहता है, बहुत लड़की से बात करते रहता है। जहाँ जाता है वहाँ लड़की सबको नंबर दे के आता है। आप बता रहे थे कि गर्भवती हो गई, गर्भपात भी कराया गया था। हाँ, दवाई खिलाया था, मतलब सिर्फ घर में लाके दवाई खिला दिया था। शादी करने के लिए उस वक्त नहीं बोले थे? उस वक्त हम इमोशनल हो गए थे, हमको नहीं पता था कि आगे चल के धोखा देगा। हम सोच रहे थे कि मतलब बता रहा था पैसा का प्रॉब्लम है, घर का कंडीशन बता रहा था, तो हमको है कि जल्दी भावना में बह जाते हैं, इसी का फ़ायदा उठाया। लड़का नाराज का है आपसे, गुस्सा का है, कह रहा है कि शादी हम नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेंगे। शादी के लिए बोल रहा है, इसलिए वो गुस्सा है, कुछ टाइम में सही हो जाएगा, वो वैसे बोलता है। अच्छा, वो बता रहा था कि उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी आप। उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मतलब वो मेरा 2 साल पहले का, तो उसके साथ मेरा कोई फिजिकल नहीं था, कुछ नहीं था। ये झूठ मूठ का बचने के लिए सोच रहा है कैसे तो उस पर ठोकते। लेकिन इनके साथ तो फिजिकल रिलेशनशिप। हाँ, 4 महीना से फिजिकल है, और मतलब बच्चा भी हम दवाई खिला दिया था। तो आप क्या चाहती हैं इनसे? शादी करना चाहते नहीं तो हम भी सुसाइड कर लेंगे। तो चंदा है ये दुल्हन, इनको आप सुन रहे थे। लड़का से भी हम बात करेंगे, और लड़का गोविंद भी है यहाँ पे। क्या कहेंगे आप, चंदा से शादी हो रही है? सर हम तो यही कहेंगे कि कोई भी लड़का किसी को, कोई लड़की को हेल्प नहीं करे। क्या है कि हेल्प के सजा आज मेरे साथ हो रहा है, जबरन हो रहा है मेरा शादी। क्या जबरन हो रहा है? क्योंकि हम 4 महीना से इसको जान रहे हैं, 4 महीना मेरी लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो इसके वजह से ही हम पे थोड़ा हावी हो रही है, जबरदस्ती शादी करने के लिए बोल रही है। किसी के साथ शारीरिक संबंध बना है तो शादी तो करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल हम करेंगे शादी, लेकिन इससे टाइम भी मांगे हैं, 5 साल का टाइम दो, मेरे पास थोड़ा घर प्रॉब्लम है, उसको कर लेते, उसके बाद शादी करेंगे। ये ज़बरदस्ती आज ही के डेट में 10 गो परिजन के बुला के रूम में हम सोए हुए थे, आया, डराया, धमकाया, नहीं डरे धमके तो थाना को बुला के थाना पर हमको भिजवा दिया। वहाँ पे पूछताछ हुआ हमसे, हम बताएं ऐसे ऐसे बात है, तो वही लोग लाए हमको शादी करवाने के लिए। हम इसको बोले कि 5 साल रुक जाओ, उसके बाद करेंगे। ये फर्स्ट बात, तो पहले जो भागी थी ना, दूसरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में घर से भागी है। इसकी मम्मी जो है खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही है इसको अब घर में लाने के लिए। तो हम वही बोले हैं कि तुम घर चल जाओ, बारात लेके आएंगे, उसके बाद शादी ब्याह करेंगे, जैसे समाज में होता है। लेकिन ये क्या पता नहीं हुआ कि आज ही के डेट में, आज ही के दिन में सब कुछ सोच रही कि आज ही हो जाए। शादी तो कुछ नहीं है। नहीं। जान पहचान कैसे हो गई थी? जान पहचान काम के सिलसिले से हुआ था। कैसे, मतलब सोशल मीडिया के जरिए? नहीं, एक दोस्त है 0 माइल में, वही काम के लिए बोला था कि काम के लिए रखवाना है लड़की को, हम बुलाएं, रखवा दिए काम के लिए। 1 महीना काम की, 3000 रुपया दिए थे, घर में काम कर रही थी। तो उसके बाद ला के छोड़ दिए, सब खत्म हो गया। उसके बाद आई मेरे पास दोबारा में, रोने वोने लगी, फोने पर रोने वोने लगी। जो एक परिजन था जिसके घर पे ही पहले रहती थी, तो वो जो है ना इसको बाहर भेजने के चक्कर में था। हमको लगा कि दिन समय खराब है, बेच उच देगा। हम कहे ऐसा करो, तुम रहो, आंटी करने जाओ, रहो, अब मेरा स्थिति सही होगा तो हम तुमको अपना घर पर रखेंगे, ये बात बोले थे। तो ठीक है, रूम ले लीजिए। तो रूम आंटी के रूम में रूम ले लिए। उसके बाद खाना अलग बनाने के लिए आंटी के साथ बन रहा था खाना, फिर बोले कि अलग खाना बनाइए। हम कहे चलो ठीक है, हम भी खाते हैं, अलग बनाओ, जो मन होगा वो बना के खाएंगे। ये सब होने के बाद ये 4 महीना हो गया। उसके बाद हम बोले कि चंदा तुम अपना जो है ना 3 महीना बच्चा है कंप्यूटर कोर्स का, पढ़ा भी रहे थे कि कोर्स कर लेगी, अच्छा जॉब मिल जाएगा, 15,000 10,000 15,000 के जॉब मिल जाएगा। ये सोच के हम ये किए थे। ये इतना होने के बाद आज एक बैग ये सब किए, हमको कुछ पता नहीं था कि हाँ इतना ये कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की पर भरोसा ना करे, मदद नहीं करे। मदद के नाम पे ये चीज़ होता है। चलिए लिविंग रिलेशनशिप में थे, हम बोलबो किए कि हाँ आगे का सोचेंगे, शादी करेंगे, अभी टाइम दो हमको कमाने बाहर जाना था, 2-4 दिन में निकलने वाले थे। हम इसको बोले कि महीना तुमको सब कुछ रख देते हैं, सेटल कर देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। तुम्हारा जो ये कौन अथी था, ये कॉल सेंटर वाला में बात करवा दिए थे, हाईटेक में कंपनी है, उसमें बातचीत करवा दी। हम कहे जब तक 7,000 रुपया का महीना था, काम करो। कल से जाने वाली थी, कल परसों से। हम कहे काम करो, जब तक हम इसका 1 महीना का रूम रेंट और खाना पीना का सामान रख देते हैं, हम जाते हैं जब तक कमाने। ये चीज़ हम रहते हैं, हम अपना घर पे बात किए, इसको भी बोल दिए। और सुबह देखें उठ रहे हैं 8 बजे, तो देख रहे हैं कि 10-15 आदमी आके हमको घेर लिया। उसके बाद ज़बरदस्ती कागज़ पे साइन करने के लिए कह रहा है, नहीं कर रहा है। पुलिस भी आ गई। हाँ, बाद में पुलिस को हम कहे पुलिस थाना को बुलाइए, तब हम जाएंगे। हम थाना में ही जाके शादी करेंगे, लेकिन थाना में जाके ही करेंगे। समाज को पता चलना चाहिए ना, ऐसा लड़की भी रहती है समाज में। एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है पर कि आप गर्भपात भी कराएं। गर्भपात कुछ नहीं करवाए थे उसको। वो बोली कि लिविंग रिलेशनशिप में थे ना,
तो इसी के वजह से ही बोल रही है। हम तो खुद साकार है कि हम लिविंग में हैं, नहीं सकारेंगे तब आप कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो सकार ही रहे हैं ना। तो शादी से कुछ नहीं, शादी से क्या आप जबरदस्ती कर रही है? हम टाइम मांगे नहीं दे रही है, मेरे ऊपर कर्जा है, इसी से यही सोच के हम बोले कि थोड़ा हमको टाइम दो। साथ रहेंगे ना दोनों? हाँ तो साथ में तो रहबे करेंगे ना। खुश रहेंगे? खुश अब तो हो ही गया। अब वो होना था तो हो ही गया, हम समझ रहे हैं। अब देखिए आगे के आगे क्या होता है। गोविंद कुमार को आप सुन रहे थे, जो कि दुल्हा है, और पुलिस के पहल से दोनों की शादी गरीब स्थान मंदिर में हुई है। और लड़का शादी से खुश नहीं है, उसका कहना है कि जबरन शादी कराई गई है। वही लड़की जो है शादी से खुश है। लड़की का कहना है कि अगर गोविंद नहीं मिला तो चंदा उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की बहाली की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर शुक्रवार को डीएलएड के अभ्यर्थियों ने हाथी चौक गौशाला रोड स्थित शिक्षा विभाग के ऑफिस से विरोध मार्च निकालकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर परीक्षा में हमें शामिल होने का मौका नहीं मिला तो आगे सभी छात्र उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब बीच में ही नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब मार्च में ही प्रवेश परीक्षा की बात कही जा रही है, जिसका डीएलएड अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो TRE 3 था वो अगस्त में आने वाली थी, जो कि यहाँ तक ठीक था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। के सर वादा किए आकर के हमारे कॉलेज में कि नहीं, आप लोग पढ़ाइए, जितना हो सके आप लोग बच्चों लोग को पढ़ाइए, आप एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। हम लोगों ने ठीक किया और यहाँ तक उन्होंने वादा भी किया था कि अगस्त में जो वैकेंसी आएगा उसमें मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ना जाने क्या हुआ, शिक्षा विभाग को उन्होंने अगस्त में वैकेंसी ना ला करके इस मार्च महीने में ही लाने की घोषणा कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। अगर इस तरह से होता है तो हम लोगों को उस जो TRE 3 है उससे वंचित रह जाते हैं। और इससे पिछले बार की बात करी जाए तो उन लोगों को अपेयरिंग वाला को भी मौका मिला था। तो हम लोग भी अपना अधिकार मांगते हैं भाई, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाया है और कोई भी चापलूसी नहीं किया है, तो हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि पिछले बार मिला, इसलिए हम लोग को मिलता है। और यहाँ तक ठीक था, हम लोगों ने जो अपेयरिंग में गया था पढ़ाने के लिए, वहाँ पर चिलचिलाती धूप में हम लोगों ने पढ़ाया। सर जब कहे तब एक दिन भी बच्चा लोग क्लास नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो उसलिए हम लोग ये हंगामा कर रहे हैं। हंगामा नहीं है, एक हमारा मांग है उनसे कि प्लीज शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमें मौका दीजिए और जितना भी हो सके, अगर मार्च में ही वैकेंसी आ रही है तो मार्च में भी मौका दें। हाँ, बोला गया था जैसे कि हम लोगों का अगस्त में 20 अगस्त को वैकेंसी आएगी और उन चीज़ों से मुकर के के पाठक ने हर टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज में इवन की मतलब पेपर में अतुल कुमार के द्वारा भी ये चीज़ें विज्ञापन आया था कि हम लोग 20 अगस्त को एग्जाम लेंगे। और तो वो अब जो बीपीएससी कैलेंडर जारी की गई थी उससे अब वो मुकरा जा रहा है और ये एग्जाम अब मार्च में लिया जा रहा है। और इस एग्जाम मार्च में लेने की वजह से हम लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि हम लोगों के लिए हर टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज में के पाठक आकर बोले हुए थे कि हम आप लोगों को मौका देंगे और आप लोगों को बीपीएससी में अगस्त में एग्जाम में मौका दिया जाएगा। और जिस चीज़ से वो मुकरे जा रहे हैं, तो शिक्षा में राजनीति करना बिल्कुल जायज नहीं है। इसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोगों को मौका दिया जाए। क्या चाह रही है? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को इस बार मौका दिया जाए, या अगस्त में ये अपियरिंग स्टूडेंट को मौका दिया जाए, अगस्त में ये वैकेंसी लाया जाए, या फिर मार्च में भी लाया जाता है तो हम लोग को मौका दें। समस्या है कि हम लोग चाह रहे हैं जो मार्च में वैकेंसी आ रही है उसमें हम लोग को अपियरिंग स्टूडेंट को शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग उसके अगस्त में जो वैकेंसी आने वाली थी, जो तिथि निर्धारित थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे थे। पर अब रिसेंटली न्यूज़ आया है कि मार्च में एग्जाम हो गए, तो अभी रिसेंटली हो रही है, फिर भी हम लोग को इसमें अपियरिंग मौका दिया जाए, क्योंकि अभी जो वैकेंट सीट है वो फुल हो जाएगी, बहुत कम सीट बचेगी अगस्त के लिए, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय, ज़्यादा बहुत कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। इस कारण हम लोग को दोनों में दिया जाए मौका, अभी भी दिया जाए और उस समय तो हम लोग की तब तक रिजल्ट आ जाएगी तो फिर हम लोग एलिजिबल हो ही जाएंगे। और क्योंकि पिछले बार जो 2 रिक्तियाँ भरी गई है उसमें हम लोग को मौका नहीं दिया गया है, तो इस बार हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग को मौका दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम सभी फाइनल ईयर के प्रशिक्षु जो है, जो अगस्त के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और बीपीएससी TR 3 हम लोग के लिए ही निर्धारित किया गया था, परंतु सरकार के गलत नीति के कारण बीच में ही लाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम लोग चाहते हैं यह वैकेंसी सीधे जो पूर्व निर्धारित बीपीएससी के द्वारा जो जारी कैलेंडर है उसी के हिसाब से ही आए,
और हम लोग इस बार फाइनल कर जाएंगे। जितने भी द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु है डीएड या बीएड सभी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बीच में आ जाने के कारण हम लोग का सीट खाया जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब अगस्त पूर्व निर्धारित समय से ही आए, पहले फरवरी में नहीं आए, अगस्त में जो निर्धारित है उसी समय से आए और हम लोग के लिए उसमें मौका दे, बीच में नहीं आए वैकेंसी। के सेकेंड ईयर छात्र हैं रामबाग डाइट का। हम लोगों को सबसे पहले बात जो के पाठक जी ने मौका देने का जो वादा किए थे वो अगस्त में होने वाला था, जो कि मार्च में ही लिया जा रहा है। अगर हम लोगों को जो मौका नहीं दिया गया तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर इस बार नहीं सुना गया तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना ही कहेंगे। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि या तो अप्रैल में मौका दे या अगस्त में वैकेंसी निकाले, हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, इतना मेहनत कर चुके हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित बीआरसीसी सभागार में शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के निमित्त जिले के 388 सेक्टर पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सेक्टर पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यों को संपादित करना है, छोटी सी भी चूक नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव पूर्व, मतदान की पूर्व संध्या एवं मतदान के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन कानून व्यवस्था और शिकायत प्रबंधन आदर्श आचार संहिता, चुनाव व्यय की निगरानी, मतदान प्रक्रिया, ईवीएम, वीवीपैट की कार्य प्रणाली समन्वय, स्वीप सहित चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से सेक्टर पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। मौके पर एडीएम संजीव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है आज। सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन के जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं जो इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही इनको डिप्यूट कर दिया जाता है, तो इनकी पहली ट्रेनिंग है। फिर हम लोग विभिन्न प्रखंडों में जा कर के सेक्टर ऑफिसर्स को अलग से भी ब्रीफ करेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स इतना पहले डिप्यूट करने का जो माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उसका उद्देश्य यही है कि ये लोग अपने निर्धारित बूथों में 10 से 12 बूथ टैग होता है, जाएँ, वहाँ कोई समस्या है वल्नरेबिलिटी की मैपिंग करें, किसी तरह की अगर कोई पास्ट में कोई समस्या हुई है तो उसके आधार पर फीडबैक दें, बूथों पर आवश्यक व्यवस्था को देखें और बाद में इनके पास रिजर्व ईवीएम वगैरह ये रहता है, तो ये सारी व्यवस्था सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर जो है अच्छे से क्रियान्वित करते हैं। तो उनकी ब्रीफिंग है, तो हम लोगों ने ब्रीफ किया है और आगे भी इन लोगों के साथ मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा इंटरेक्शन भी किया जाएगा। हम लोग प्रखंडवार या अनुमंडलवार जो है हम लोग इनकी बैठकें लगातार करते रहेंगे। उसी कड़ी में आज ये प्रथम कार्यशाला आयोजित की गई। बिहार में भले ही विकास हो रहा है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी मुजफ्फरपुर का औराई प्रखंड काफी पिछड़ा है। आज भी कई जगहों पर संसाधनों का घोर अभाव है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर देश प्रदेश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। कड़ाके की ठंड में बच्चों को भवनहीन विद्यालय पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई करने के लिए बच्चों को आम के पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। कई बार यहाँ के शिक्षकों ने शिकायत भी की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तस्वीर है औराई प्रखंड के बसवा बुनियादी स्कूल की। इस स्कूल में कुल 166 बच्चे हैं। यहाँ वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई जर्जर भवन के बने एक कमरे में होती है। 2 शिक्षिका है और 3 शिक्षक है। कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी या बरसात, आम के पेड़ का ही सहारा लेना पड़ता है। शिक्षिका आरती कुमारी कहती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद पढ़ने की ललक ही बच्चों को यहाँ खींच लाती है। वहीं शिक्षक आर्यन राज का कहना है कि व्यवस्था ठीक कराने पर और बेहतर ढंग से पठन पाठन हो सकेगा। बच्चे ठंड के नीचे पढ़ते हैं, पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि क्यों पढ़ते हैं। ये विद्यालय जो है इसका नाम है बुनियादी विद्यालय, बेसिक विद्यालय, ये बसुआ में है। लेकिन सर मुसीबत इस विद्यालय की ये है क्योंकि यहाँ कक्षा की व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक ही क्लास है और 1 से 8वीं तक की कक्षा यहाँ चलती है और वो भी क्लास बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था में नहीं है। क्लास का दीवार जो है वो भी टूटा हुआ है, दरवाजे भी हैं तो सही तरीके से बंद नहीं होते हैं। लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी बट लाइट की व्यवस्था भी कराई गई है और एक क्लास में 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है क्योंकि बच्चों की संख्या भी यहाँ पे अधिक है।
तो हमारे पास ये मजबूरी है कि बच्चे अगर उसमें नहीं एडजस्ट हो पाते हैं तो हमें पेड़ के नीचे बैठाना पड़ता है। और इतनी ठंड होने के बावजूद क्योंकि विद्यालय खुला है, बच्चों का आना अनिवार्य है, हमारा तो है ही, तो उस कारण हमें बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ रहा है सर। और क्योंकि सर ये बेसिक विद्यालय है, बुनियादी विद्यालय है, गांधी जी का एक सपना था ये विद्यालय, और उस सपने को हमें मिलकर ही पूरा करना है। लेकिन क्योंकि व्यवस्था सही नहीं है, उस व्यवस्था को हम लोग जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं सही करने की, और इसमें हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को आगे तक लेके जाएं और इस विद्यालय की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में हमारी सहायता करें, ताकि हम और बच्चों को, जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं या और आना भी चाहते हैं, और बच्चे आते हैं सर, आज आप देख रहे होंगे कि इतनी भीषण ठंड में भी इतने बच्चे हैं। बच्चों की व्यवस्था हम लोग जितना प्रॉपर स्थिति में हो सकता है, जितनी कम जगह है हमारे पास अवेलेबल है, उसमें ही हम उन्हें मतलब किस तरीके से बैठाना है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है। एक ही क्लास में हम 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर बच्चे नहीं उस जगह पे एडजस्ट होते हैं तो हमें उन्हें को बाहर लाना पड़ता है। तो मैं क्या बोलूं सर, मैं यही बस बोलना चाहूँगी कि किसी तरीके से इस स्कूल की व्यवस्था को सही कीजिए या करवाइए। और फिलहाल अभी ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रहा है, तो ज़मीन पे बैठने में बच्चों को समस्या हो रही है, पर मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। क्लासरूम हमारे पास पूरा अभाव है क्लासरूम का, और कक्षा 1 से 8 तक बच्चे हैं, कुल नामांकित 166 हैं। अब बच्चे जब संख्या में ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें एक क्लास में बैठाने में समस्या हो जाती है, तो हमें कुछ न कुछ तो करना होगा बच्चे को बैठाने के लिए। तो इसी पेड़ के नीचे है, सुरक्षित है, लेकिन हमको क्लासरूम में भी अब समस्या देखने को मिल रही है। हम लोग नए नए अभी आए हैं और यहाँ को देखे हैं समस्या ये हो रही है कि क्लास में कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। पुराना भवन है तो बच्चे उसमें भी बैठने से कतराते रहते हैं, और बाहर है, बाहर बैठा रहे हैं, लेकिन ठंड है, हमें भी डर रहता है, बच्चों की चिंता रहती है। और बच्चे अधिकतर ऐसे घर से आ रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं हो पाता है। हम लोग कहते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं कि कहाँ से हम करके दें, यहाँ पे खाने की भी समस्या हो रही है बच्चों को, तो कपड़ा कहाँ से वो गार्जियन देंगे, उतना गर्म कपड़ा देने में समस्या है, सही से नहीं हो पा रहे हैं। भी काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बच्चे में पढ़ने की ललक है और वो आ रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों की जान की भी फिक्र रहती है। बच्चे जीवित रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे, और आसपास की सुन रही घटनाओं को देख के हमें भी मन में शंका रहती है कि कहीं अप्रिय घटना हमारे विद्यालय में ऐसा न घट जाए। एक तो ठंड, ऊपर से जर्जर भवन, बहुत चुनौती है, लेकिन आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। उम्मीद है कि भवन हमारे पास हो जाए तो व्यवस्था थोड़ी और अच्छी होगी। कहाँ पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को ज़्यादा होने पर? बच्चा ज़्यादा हो जाते हैं तो हम यही आम के पेड़ के नीचे ही पढ़ाते हैं, नहीं तो हमारे सामने ये फील्ड है, अगर धूप निकली तो यहीं भी बैठा के पढ़ाए, नहीं तो। मुजफ्फरपुर के एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस एवं संस्था के सूत्रधार ललित नारायण मिश्र की 101वें जन्म दिवस पर शुक्रवार को वार्षिकोत्सव से ललित जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह ने किया। कॉलेज के निदेशक मनीष कुमार ने संस्थान के पठन पाठन और शिगलिंग में प्रतिबद्धता को दोहराते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संजय कुमार सिंह ने ललित बाबू और कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी दूरदर्शिता को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज से 50 साल पहले जब हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यंत ही कमजोर था और उस समय में इन दो पुरोधाओं को दूरदर्शिता से संस्थान की स्थापना हो पाई। परिणाम स्वरूप आज हमारे क्षेत्र के छात्र भी देश के विभिन्न उद्योगों में कैरियर बनाकर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वर्गीय ललित बाबू की 121वीं पुण्यतिथि है, जन्मतिथि है। उनकी जयंती के अवसर पर
आज सब हम यहाँ उपस्थित हैं। और यह भी एक सुखद संयोग है कि इस महाविद्यालय जो उनके नाम से है उसका 51वां स्थापना दिवस में यह सुखद संयोग है। सबसे पहले मैं आज स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी के जयंती के अवसर पर मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। स्वर्गीय ललित बाबू छात्र जीवन से ही राष्ट्रीयता उसमें कूद कूद कर भरी हुई थी और यही कारण था रहा कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भी छात्र जीवन से ही सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाए। चूँकि आज उनकी जयंती है, थोड़े से शब्दों में मैं उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज अब उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम सभी उपस्थित हैं। वो स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी भूमिका के क्रम में 5 वर्ष तक कठोर जेल की भी यात्रा उन्होंने की, कठोर सजा भोगी और यही कारण था कि जब देश आज़ाद हुआ तो सक्रिय राजनीति के में भी उनका दखल मजबूती से रहा। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के स्थापना दिवस पर कंपनी बाग के खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करने वाले स्टूडेंट्स को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के 24 साल पूरे होने पर केक काटकर रजत जयंती मनाई गई। मौके पर मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी आशीष आनंद, स्कूल के निर्देशक पंकज कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रीति रानी, प्रशासनिक निर्देशक कविता प्रसाद, सब प्रिंसिपल नीलम सिंह सहित सभी शिक्षक एवं अभिभावकगण मौजूद रहे। डायरेक्टर पंकज कुमार ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई लिखाई। उन्होंने कहा कि यह स्कूल पिछले 24 साल से अपनी पहचान बनाई हुई है। आज हमारे विद्यालय का खेल कूद प्रतियोगिता हुआ है, जिसमें आज हम लोग का समापन समारोह है और ये काफ़ी हर्ष का हम शहरवासियों के लिए भी एक उल्लास का विषय है कि अपना विद्यालय 24 वर्ष पूरा कर आज ही के दिन 25वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग के बच्चे भी अपने प्रतिभा को विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जी हाँ, बच्चे लोग काफ़ी ललायित हैं। इस तरह का कार्यक्रम उन्हें में एक ऊर्जा भर देती है, जिससे वो अपने कार्य क्षेत्रों में भी इसकी उपयोगिता को समझते हुए अपना भरपूर प्रयास करते हैं। आजादी आंदोलन के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वीं जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती आयोजन कमेटी 2024 के तत्वावधान में शुक्रवार को बिहार विश्वविद्यालय स्थित धरना स्थल पर जयंती से छात्र युवा सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। मुख्य वक्ता राजकुमार चौधरी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से देश को आजाद करने के साथ हर तरह के शोषण और गैर बराबरी से मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। धर्म के संबंध में नेताजी का स्पष्ट मानना था कि यह व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। वे धर्म को राजनीति से मिलाने के सख्त खिलाफ थे। मौके पर उपस्थित प्रोफेसर गौतम चंद्रा, MN रिजवी, आयोजन कमेटी के संयोजक चंदन यादव, सह संयोजक शिव कुमार, महिपाल ओझा, विजय कुमार, चंदन आजाद, अभिषेक कुमार, नीतीश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह का समापन कार्यक्रम था बिहार विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती कमेटी के तहत इस आयोजन को किया गया है। और हम सभी लोग ये महसूस करते हैं
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस सपने को लेकर इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए थे, एक ऐसा आज़ाद भारत जिसमें हर इंसान की तरह जीवन जी सके, किसी भी इंसान के अंदर कोई तरह का भेदभाव, नफरत, छुआछूत नहीं हो, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी हो, वो सपना आज बहुत कोसों दूर है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्षों से सीख लेते हुए हम मौजूदा हालात में जो चौतरफा संकटग्रस्त जीवन होते जा रहा है, इन संकटग्रस्त व्यवस्था के खिलाफ हम सशक्त संगठित आंदोलन को निर्मित कर सके, यही सुभाष बोस के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या परिचय हो गया? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।